फंसा हुआ है। वो अपनी कार की छत पर खड़ा होकर आवाज लगा रहा है, उम्मीद से कह रहा है, पापा मुझे बचा लो, मैं घर आना चाहता हूं, मुझे बचा लो। और ऊपर सड़क पर कौन खड़ा है? उसके बूढ़े पिता, पुलिस, फायर ब्रिगेड और आपदा प्रबंधन की टीमें। सबके पास संसाधन है, ट्रेनिंग है, रस्सियां हैं, नावें हैं, लेकिन कोई भी उस वक्त उस लड़के को बचाने के लिए नीचे उतरने का साहस नहीं जुटा पाता। क्यों? क्योंकि पानी ठंडा था, क्योंकि अंधेरा था, क्योंकि उन्हें अपनी जान का डर था। और नतीजा, एक पिता की आंखों के सामने उसका जवान बेटा जिंदगी और मौत से जूझते हुए, ठिठुरते हुए हमेशा के लिए खामोश हो गया। आज की यह कहानी उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर की उस कड़वी सच्चाई को बेनकाब करती है जो ऊंची ऊंची इमारतों और चमकते साइन बोर्ड्स के पीछे छिपी है। 16 जनवरी की वो काली रात जिसने एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए बिखेर दिया। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज मैं आपको उस रात की एक एक सेकंड की सच्चाई बताने जा रहा हूं जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से सटे नोएडा से। नोएडा, जिसे हम उत्तर प्रदेश का शो विंडो कहते हैं। यहाँ की चौड़ी सड़कें, गगनचुंबी इमारतें और वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। इसी नोएडा के सेक्टर 150 में टाटा यूरेका पार्क नाम की एक पॉश सोसाइटी है। खाते टाइम भी फोन देख रहे हो? ऐसा क्या मिलता है इसमें? पैसे मिलते हैं। क्या बोल रहे हो? इस ऐप को यूज करोगे तो 300 से 400 तक बोनस इंस्टेंटली मिल सकता है। एड ट्रेलर्स, प्रोडक्ट वीडियोस देखोगे बस। नाम की एक पॉश सोसाइटी है। यहां रहने वाले लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके फ्लैट खरीदते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें और उनके परिवार को एक सुरक्षित और बेहतर जिंदगी मिलेगी। इसी सोसाइटी में रहते थे राजकुमार मेहता और उनका 27 साल का होनहार बेटा युवराज मेहता। राजकुमार जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए थे। एक बहुत ही सुलझे हुए और सम्मानित व्यक्ति। कुछ साल पहले उनकी पत्नी यानी युवराज की मां का बीमारी के चलते निधन हो गया था। मां के जाने के बाद बाप और बेटे एक दूसरे का सहारा बन गए थे। युवराज की एक बड़ी बहन भी थी, लेकिन उसकी शादी हो चुकी थी और वो अपने पति के साथ लंदन में सेटल हो गई थी। तो अब इस घर में, नोएडा के उस फ्लैट में सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, एक बुजुर्ग पिता और उनका बेटा युवराज। युवराज उनकी आंखों का तारा था, उनके बुढ़ापे की लाठी था। युवराज कोई साधारण लड़का नहीं था, वो बेहद मेहनती और टैलेंटेड था। वो गुरुग्राम की एक मल्टीनेशनल कंपनी डन एंड ब्रैडशीट में बतौर डेटा इंजीनियर काम करता था। रोज सुबह नोएडा से गुरुग्राम जाना और रात को काम खत्म करके वापस अपने पिता के पास लौटना, यही उसकी दिनचर्या थी। वो उस पीढ़ी का लड़का था जो करियर की ऊंचाइयों को छूने के साथ साथ अपने संस्कारों को भी साथ लेकर चलता था। तारीख थी 16 जनवरी 2026, दिन शुक्रवार, सर्दियों के दिन थे। आपको याद होगा कि जनवरी के उस हफ्ते में दिल्ली एनसीआर में कैसी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा था। विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी। युवराज अपनी सफेद रंग की कार ग्रैंड विटारा से ऑफिस से घर लौट रहा था। घड़ी में रात के करीब 12 बज चुके थे। युवराज गुरुग्राम से ड्राइव करते हुए नोएडा पहुंच चुका था। वो अपने घर, अपनी सोसाइटी के बेहद करीब था। महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर उसका घर था, जहां उसके पिता शायद खाने की मेज पर उसका इंतजार कर रहे होंगे। उसे क्या पता था कि वो चंद 100 मीटर का फासला वो कभी तय नहीं कर पाएगा। सेक्टर 150 में एक मोड़ आता है, एक टी पॉइंट जैसा। वहां से रास्ता सोसाइटी की तरफ मुड़ता है, लेकिन उस रात उस मोड़ पर बदकिस्मती ने अपना जाल बिछा रखा था। वहां सड़क के किनारे एक बड़ा सा खाली प्लॉट था। यह जमीन लोटस ग्रीन्स बिल्डर की थी, जहां एक शॉपिंग मॉल बनना था, लेकिन सालों से काम बंद पड़ा था। बिल्डर ने वहां एक विशालकाय बेसमेंट, एक गहरा गड्ढा खोद रखा था। बारिश और नाले के पानी से वो 40 फीट गहरा गड्ढा एक खतरनाक तालाब में बदल चुका था। हैरानी की बात यह थी कि इतने बड़े खतरे के सामने सड़क के उस मोड़ पर कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, कोई रिफ्लेक्टर नहीं था, कोई स्टॉप का बोर्ड नहीं था। यहां तक कि वहां की स्ट्रीट लाइट्स भी खराब थीं। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा और कोहरा था। युवराज की गाड़ी उस मोड़ पर पहुंची। कोहरे की वजह से उसे आगे का रास्ता दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि सड़क सीधी जा रही है और अगले ही पल एक जोरदार आवाज हुई, धड़म। युवराज की कार सड़क से नीचे उतरी, एक टूटी हुई दीवार के मलबे से टकराती हुई सीधे उस 40 फीट गहरे बर्फीले पानी और दलदल से भरे गड्ढे में जा गिरी। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। रात का सन्नाटा, घना कोहरा और ठंडे पानी में डूबती हुई एक कार। झटका इतना तेज था कि किसी के भी होश उड़ जाते,
लेकिन युवराज ने हिम्मत नहीं हारी। वो घबराया नहीं। जैसे तैसे उसने अपनी डूबती हुई कार का दरवाजा खोला या शीशा तोड़ा और बाहर निकल आया। कार अभी पूरी तरह नहीं डूबी थी, वो धीरे धीरे नीचे जा रही थी। युवराज कार की छत पर चढ़ गया। रात के 12:05 हुए थे। युवराज ने कांपते हाथों से अपनी जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला। उसने सबसे पहला कॉल किसे किया? पुलिस को नहीं, उसने फोन किया अपने पिता को। उधर घर पर राजकुमार जी फोन की घंटी सुनकर चौंक गए। इतनी रात को बेटे का फोन? उन्होंने फोन उठाया। हेलो पापा। युवराज की आवाज कांप रही थी। हाँ बेटा, कहाँ रह गए? कब तक आ रहे हो? पिता ने पूछा। पापा मैं एक नाले में गिर गया हूं। मेरी गाड़ी पानी में गिर गई है। पापा मुझे बचा लो, मैं मुश्किल में हूं। यहां बहुत अंधेरा है पापा। एक पिता के लिए इससे बुरा फोन कॉल क्या हो सकता है? राजकुमार जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो बदहवास होकर बोले, बेटा कहाँ हो? कौन सा नाला? मैं अभी आता हूं। युवराज ने उन्हें अपनी लोकेशन समझाने की कोशिश की। पापा वो जो सोसाइटी से पहले वाला मोड़ है ना, वहीं पर गाड़ी नीचे जा रही है पापा, जल्दी आ जाओ। राजकुमार जी ने तुरंत एक 112 नंबर पर पुलिस को कॉल किया। उन्होंने रोते हुए पुलिस को बताया कि उनका बेटा मुसीबत में है, और फिर वो नंगे पैर जैसे थे वैसे ही घर से पागलों की तरह भागे। सोसाइटी के गार्ड्स को साथ लिया और उस दिशा में दौड़ पड़े जहां उनका बेटा फंसा हुआ था। लेकिन कोहरा इतना घना था कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। घबराहट में वो पहले गलत नाले की तरफ चले गए। फिर युवराज ने फोन पर उन्हें गाइड किया। पापा मैं यहां हूं, मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई है, आपको रोशनी दिख रही है? युवराज ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जला ली थी। वो अंधेरे में उस रोशनी को हिला रहा था ताकि कोई उसे देख सके। करीब 12:20 या 12:30 बजे के आसपास राजकुमार जी उस जगह पहुंच गए। उन्होंने सड़क के किनारे से नीचे झांक कर देखा। घना अंधेरा था, लेकिन नीचे पानी के बीचों बीच एक छोटी सी रोशनी टिमटिमा रही थी। वो उनके बेटे के मोबाइल की रोशनी थी। युवराज बेटा, पिता ने पूरी ताकत से आवाज लगाई। नीचे से आवाज आई, पापा मैं यहां हूं, पानी बढ़ रहा है, गाड़ी डूब रही है, प्लीज कुछ करो पापा, मुझे ठंड लग रही है। अब यहां से शुरू होता है वो अफसोसजनक मंजर जो हमारे सिस्टम की खामियों को उजागर कर देता है। पुलिस की पीसीआर वैन मौके पर पहुंचती है। उसके बाद लोकल थाने की पुलिस आती है। बड़े अधिकारी एसीपी लेवल के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर में सायरन बजाती हुई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी सीढ़ियां, रस्सियां और लाइट्स होती हैं। एसडीआरएफ को भी सूचित कर दिया जाता है। वहां किनारे पर अब भीड़ जमा हो चुकी थी। पुलिस थी, फायर ब्रिगेड थी, लोग थे, और नीचे युवराज जिंदा था। वो कार की छत पर खड़ा था। वो बार बार कह रहा था बचा लो। लेकिन ऊपर खड़े वर्दी वाले क्या कर रहे थे, ये सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। वो आपस में बातें कर रहे थे। वो टॉर्च मारकर नीचे देख रहे थे और मुआयना कर रहे थे। एक ने कहा, अरे पानी तो बहुत गहरा लग रहा है। दूसरे ने कहा, भाई पानी बहुत ठंडा है, इतनी ठंड में नीचे कौन उतरेगा? फायर ब्रिगेड वालों ने तर्क दिया, नीचे सरिया हो सकती हैं, मलबा हो सकता है, अगर हम कूदे और चोट लग गई तो हम रिस्क नहीं ले सकते। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, लेकिन एक पिता वहां गिड़गिड़ाता रहा। राजकुमार जी अधिकारियों के हाथ जोड़ते रहे, उनसे विनती करते रहे, साहब मेरा बेटा जिंदा है, वो देखो टॉर्च दिख रही है, वो बोल रहा है, आप लोग नीचे उतरिए, आपके पास तो ट्रेनिंग है, आपके पास तो जैकेट है, रस्सियां हैं। लेकिन वो मुलाजिम शायद प्रोटोकॉल में उलझे रहे। फायर ब्रिगेड वालों ने ऊपर से रस्सियां फेंकी, लेकिन वो रस्सियां छोटी पड़ गईं। वो रस्सियां युवराज तक पहुंची ही नहीं। उन्होंने कोई नाव नहीं मंगवाई, कोई गोताखोर नहीं बुलाया, बस किनारे खड़े होकर मूक दर्शक बने रहे। सोचिए उस लड़के की हालत। वो देख रहा है कि ऊपर पुलिस की नीली लाल बत्तियां चमक रही हैं। उसे लग रहा है कि अब मदद आएगी, अब कोई हाथ आएगा और उसे बाहर खींच लेगा। हिस्ट्री कहती है कोई भी अपने होम ग्राउंड पर कप नहीं जीता।